गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एंड हाउ इज द वेदर? ठंड है? ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन दिया था उस पर तुम लोगों ने सोचा? यस सर। डिड यू फाइंड आउट द मिस्टेक? यस सर। क्या? सर जैसे सर हमने पहले जो 2 प्लेसेस थे उसके हमने 3 कॉम्बिनेशंस बनाए, जो कि जैसे सर एक बनेगा G1 G2 हमने ले लिया। मैं एक बार क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर देता हूँ कि क्वेश्चन था हम लोग का that there are 4 boys and 3 girls and a committee of 4 members is to be formed, and by taking at least 2 girls, मान लो ये केस को हम लोग बात कर रहे हैं, तो 4 बॉयज हैं आपके पास में, 3 गर्ल्स हैं और 4 लेने, 4 मेंबर कमिटी बनानी है। Taking at least 2 girls with at least 2 girls। अब इस बात को कैसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, है ना? तो अब बताओ क्या बोले थे हमने? हम उस मेथड की बात कर रहे हैं जिसमें हमने बोला कि 4 में से फर्स्ट यू सेलेक्ट 2 girls out of the 3 in 3C2 ways, and from the rest 5 students, of which there are 4 boys and 1 girl, you choose any 2 in 5C2 ways, and therefore this comes out to be 30 ways. 30 ways, but the answer was 22. Correct answer was 22. So 8 cases ओवर काउंट हो रहे हैं यहाँ पर। इसी का एक्सप्लेनेशन दे रही हैं सबरीना। हाँ बोलो। सर जैसे सर हमने पहले 2 गर्ल्स चूज की G1 G2। हाँ, तो 3C2 का मतलब है 3 वेज, और वो 3 वेज में आपने बोला कि एक केस है G1 G2 सिलेक्ट हुआ, या दूसरा केस है G1 G3 सिलेक्ट हो गई, या G2 एंड G3 सिलेक्ट हो गई। ये 3 केसेस हमने 3 वेज का मतलब फिजिकली ये 3 केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2 एंड केस 3। वेल, फिर आगे सर जब हम बाकी 2 प्लेसेस को फिल करेंगे तो सर जैसे फर्स्ट केस में एक आ गया कि B1 G3। अच्छा, जो 5C2 का मतलब होता है 10, तो इस एक दो गर्ल्स के सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिमेनिंग 10 केसेस है 2 और स्टूडेंट को लेने के, वो 10 केसेस को अगर आप देखो तो वो पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या 10 केसेस हो सकते हैं? तो एक हो सकता है G1 है ना, G3 B1, G3 B2, G3 B4, B3 एंड G3 B4, ये 4 हो गए, और जिसमें एक गर्ल और एक बॉय, एंड रेस्ट जो केसेस हैं वो 4C2 केसेस हैं। कौन से 6 केसेस? बॉयज के अमंग देमसेल्फ, लाइक B1 B2 B1 B3 B1 B4 and B2 B3 and B2 B4 and B3 B4। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से आपका कहना है कि ये जो 4 केसेस हैं, यस सर। सर ये सब में रिपीट होंगे, बाकी 2 में भी। ये सब में रिपीट होंगे। तो सर कॉम्बिनेशन तो वही बनेगा G1 G2 G1 G2 G3 boy B1, वाला। G1 G2 G3 B2 G1 G, तो बेसिकली ये क्लियर समझ में आ रहा है कि जो G1 G2 G3 B1 and G1 G2 G3 B2 and G1 3 girl and 1 boy के जो केसेस हैं वो 12 टाइम्स काउंट होंगे। एक्चुअली होने चाहिए 4 टाइम्स काउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो 4 केसेस ही हैं ये बेसिकली
ये 4 केसेस यहाँ भी फर्स्ट में भी आएंगे, यही 4 केसेस यहाँ भी आएंगे। जैसे G1 G3 है तो G2 B1, G2 B2, G2 B3 एंड G2 B4। ये 5C2 में आउट ऑफ रिमेनिंग ये 4 केसेस यहाँ भी आएंगे और वही 4 केसेस यहाँ भी फॉर्म होंगे। तो एक्चुअली विद द रिजल्ट आया कि ये जो 4 केसेस हैं दे विल बी काउंटेड एक्चुअली 12 टाइम्स। 12 केसेस काउंट होगी, 4 के बजाय कितने काउंट हो गए? 12 केसेस। तो रेपिटेशन हो गया कि नहीं? कितनी बार रिपीट हुआ? एंड देयरफॉर 8 एक्स्ट्रा काउंट्स आर रिपीटेड, एक्चुअली रिपीटेड केसेस। और उस रिपीटेड केसेस को हटा दो तो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे? तो एक्चुअल या करेक्ट नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 30 - 8 दैट इज 22 केसेस। तो ये आंसर वेरीफाई हो जाए। तो इस वजह से बोला गया कि बेस्ट तरीका वही है कि आप पहले केस एनालिसिस करके काउंट करोगे तो वो ज्यादा सही है। ऐसे करोगे तो आपको हमेशा जो ओवर काउंटिंग होगी उसको हटाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा काउंट्स को हटाना पड़ेगा। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन है जी, अ फादर हैज 9 चिल्ड्रन and he takes 3 out of them at a time to zoo and never repeats the same group again. 9 बच्चे हैं and he takes 3 out of them at a time to zoo, मतलब उनमें से 3 को एक बार में वो जू लेके जाता है। 9 बच्चे हैं तो जू ही जाएगा, है ना? तो 3 एट ए टाइम लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4 सीटर कोई उसके पास व्हीकल है जिसमें वो खुद बैठता है और 3 बच्चों को बैठा लेके जाता है, ठीक है? और किसी भी ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन को रिपीट करके नहीं ले जा रहा है और सारे बच्चों को ले जाना, उसको कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा डिफरेंशियली ट्रीट हो, मतलब एक 3 बार गया तो दूसरा 2 ही बार गया तो फिर लड़ाई हो जाएगी, वो बोलेगा हम भी उतनी बार जाएंगे। He never repeats the same group again, and if all the kids are to visit zoo equal number of times, then you have to tell me the maximum number of times father has to visit zoo. Maximum how many times father has to go to zoo? How many times each child will go to zoo? Rather maximum नहीं, minimum होना चाहिए। Minimum number of time, maximum नहीं। How many times father will go to zoo? How many times each child will go to zoo? And how many times father will go to zoo if C1 C2 decide to go always together? How many times father will go to zoo if C7 C8 decide never to go together? And how many times father will visit zoo if C1 C2 decide to go together and 7 8 decide never to go together? मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? चलिए आंसर बताइए। ये सारे केसेस का आंसर आपको करना है क्विक, जल्दी से। तो फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर है, ए पार्ट का आंसर क्या होगा? As many group of 3 children will be formed out of 9 see 3 ways. That is 9 into 8 into 7 by 3 factorial. 84 ways.
84 times father has to visit zoo. Is that clear? A part, you all agree? Hello. Yes, yes. B part की बात करो. How many times each child will go to zoo? How many times each child will go to zoo? अब बोलो, अब ये क्वेश्चन का आंसर तो इंस्टेंट आना चाहिए भाई. आप लोग इतने चुपचाप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाउ मेनी टाइम्स ईच चाइल्ड विल गो टू जू? एज मेनी ग्रुप. देखो 84 ग्रुप बने, हर ग्रुप में 3 बच्चा गया. आंसर करने के 2 तरीके हैं. एक तरीका है कि कोई स्पेसिफिक बच्चा C1 कितनी बार गया, तो C1 को इंक्लूड करके जितने ग्रुप बने होंगे. तो number of times C1 has visited zoo is number of group of 3 children including one of them as C1. So is equal to 8C2. 8C2 means 8 into 7 by 2. That is equal to 28 times. और इसका दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि देखो 84 विजिट्स हुई, हर विजिट में 3 बच्चे गए. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिट या किड्स विजिट, चिल्ड्रंस विजिट, टोटल चिल्ड्रंस विजिट कितनी हुई? 84 इंटू 3, क्योंकि एक बार में 3 बच्चे जा रहे हैं. एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? 9. तो नंबर ऑफ टाइम्स ईच चाइल्ड हैव गॉन. is total 84 into 3 by 9. So 84 by 3 हो गया है, और ये 3 2 जा 6 3 8 जा 28. यूनिटरी मेथड से भी आंसर हो सकता था. ये आंसर मैंने यूनिटरी मेथड से किया, सिंपल काउंटिंग. और ये आंसर आपने कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से किया. ये बी पार्ट हो गया. चलिए ए हो गया, बी हो गया. व्हाट अबाउट सी? सी पार्ट का आंसर करिए. How many times father will go to zoo with a condition that C1 C2 decide to always go together? अगर चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 को अकेले अकेले नहीं ले जा सकता, तो इस कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करते हुए फादर को कितनी बार जाना पड़ेगा? जितने ग्रुप इस कंडीशन को फॉर्म करके 3-3 के जितने ग्रुप बन रहे हैं, तो C1 C2 अगर जा रहे हैं तो 7 जाएंगे. एक और लेना है, कितने वे से? 2 का डिसीजन हो गया, 9 है, तो 7 C1 वे से. और हो सकता है C1 C2 दोनों को फादर रिजेक्ट कर दे, चलो नहीं जाना साथ तो जाओ, नहीं ले जाते. हाँ, तो उस केस में हमें उसे 3 ले जाने होंगे फ्रॉम रिमेनिंग 7 7C3. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 7C3 प्लस 7C2 कितना आएगी वैल्यू?
7 into 8 into 6, 7 into 6 into 5 by 3 factorial 35 plus 7 C2, 7 into 6 by 2 21. टोटल वैल्यू कितनी है? 56 ways. Is that clear? Yes, sir. क्या बात कर रहे हो? सब कुछ क्लियर है? तो जो भी 7C बोल बन नहीं देंगे। आएगा वहाँ पे? हाँ, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ क्लियर कैसे बोल देते हो। इसका मतलब है कि अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहे, एकदम रिलैक्स होके बैठे हुए भाई। हाँ कि 7C1 था, उसको मैंने 7C2 लिख दिया और आपने बोल दिया कि बिल्कुल क्लियर है। क्यों भाई? किसने बोला था बिल्कुल क्लियर है? प्रणत या आरव? तो देखना रहेगा वो 7C2 था। 42। इसलिए देखने के मूड में मत बैठो बेटे। पेन है आपके पास, पेपर है आपके पास, दिमाग आपके पास बहुतायत है ना? एकदम बिल्कुल नेसेंट ब्रेन है, अभी ज्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो खूब दनादन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों का यूज करो। दर्शक मत बनो, प्लेयर बनो, खिलाड़ी बनो, खिलाड़ी, है ना? दर्शक दीर्घा में बैठ करके मैच देखने में मजा नहीं आता है, खेलोगे तब मजा आएगा। चलिए डी पार्ट का आंसर करिए जल्दी से, क्विक। पार्ट डी का आंसर करिए साहब जल्दी से। बोल रहे हैं हाउ मेनी टाइम फादर विल गो टू जू if 7 and 8, C7 and C8 decide never to go together. C7 and C8 decide never to go together. ये डी पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब बोलो, 7 और 8 साथ साथ नहीं जाएंगे, मतलब समझ रहे हो? इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से किया जाए तो ज्यादा आसान नहीं होगा? नंबर ऑफ टोटल वेज minus number of ways when 7 and 8 are going together. तो नंबर ऑफ टोटल वेज तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया था, 9C3, और ये हो जाएगा 7C1। आंसर आ जाएगा 84 minus 7, 77 ways. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, इसको अगर डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट काउंटिंग से किया जाए तो कैसे करेंगे? अगर इसको डायरेक्ट काउंटिंग से किया जाए तो कैसे करेंगे? केसेस बनाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ वेज व्हेन 7 गोज, तो 2 और लेने हैं, 8 नहीं जाएगा। 8 के बारे में डिसीजन हो गया कि 8 नहीं जाएगा, तो कितने वे से कर सकते हैं भाई? भाई 2 का डिसीजन हो गया, 7 जा रहा है, 8 नहीं जा रहा, बचे 7 में से 2, 7C2 वेज। और दूसरा केस क्या लेंगे जब 7 नहीं जा रहा है? अब लेने 3 है, 7 जा नहीं रहा, तो अब 7 नहीं जा रहा है तो 8 को ले भी सकते हैं, 8 को नहीं भी ले सकते, 8C3 वेज। तो 7C2, देयरफॉर टोटल कितना हुआ? नंबर ऑफ टोटल वेज, नंबर ऑफ वेज क्या हुए टोटल, काउंट करो। तो 7C3 प्लस 8C3, 8C3 प्लस 7C2, व्हाट इज 8C3? 56, 7C2 21, टोटल 77। तो complementary method is no doubt a single shot method, but even if you go by the case analysis, there is no issue, you can get the calculation done easily. चलिए जी, डी पार्ट भी हो गया, मतलब 4 क्वेश्चंस हो गए, है ना? अब ई पार्ट का आंसर कर दो और ये क्वेश्चन को समराइज करो। बोल रहे हाउ मेनी टाइम फादर विल हैव टू गो टू जू अप्लाइंग द कंडीशन सी एंड डी टुगेदर। सी और डी वाली कंडीशन को एक साथ अप्लाई करेंगे तो फादर को कितनी बार जू विजिट करना पड़ेगा?
अब मैं ये बी पार्ट और सी पार्ट का सोल्यूशन को हटा रहा हूं just to get the working space clear for E part. हाँ जी बताओ फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग अपना रिप्लाई फटाफट पोस्ट करो। C1 C2 साथ जा रहे हैं और 7 8 साथ नहीं जा रहे हैं, ये दोनों कंडीशन एक साथ लगेंगी। बहुत टाइम लगा रहे हो भाई, बोलो फटाफट। नंबर ऑफ वेज C1 C2 तो जा ही रहे, इनको तो लेना ही पड़ेगा। अगर ले जाएंगे तो साथ ले जाएंगे, है ना। अगर C1 C2 को आपने कंसीडर किया तो टीम को पूरा करने के लिए 3 चाहिए थे, एक और ब्लैंक स्पेस है जिसको फिल करने के लिए आपके पास में 7 वेज है, 7 C1 वेज। एग्रीड आर नॉट? C1 C2 C7 C1 C2 C8 C1 C2 C5, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। ऑब्वियस ही बात है कि ये एक प्लेस को फिल करने के लिए 7 वेज है और उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि 7 और 8 दोनों आ जाए, क्योंकि एक ही प्लेस है तो 2 तो आएंगे नहीं, तो इस केस में कोई इश्यू नहीं। और इश्यू है जब C1 C2 डिसाइडेड, मतलब यू हैव डिसाइडेड दैट C1 C2 दोनों को ड्रॉप करना है, इन दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। अब हमें लेने हैं 3, बट विद अ कंडीशन, अप्लाइंग द कंडीशन दैट अगर 7 सेलेक्ट हो तो 8 ना सेलेक्ट हो, और 8 ना सेलेक्ट हो, 8 सेलेक्ट हो तो 7 ना सेलेक्ट हो। तो 2 तरीके हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट्री या तो डायरेक्ट। पहले डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। डायरेक्ट काउंट करेंगे तो हम बोलेंगे कि अगर 7 को हमने लिया तो 2 और लेने हैं, 8 नहीं ले सकते, तो 4 का डिसीजन तो हो गया ना। 1 2 नहीं जा रहे हैं, 7 जा रहा है, 8 नहीं जा रहा है, तो बचे हुए 5 में से 2 ले लिया, 5 C2 वेज। फिर C1 C2 नहीं जा रहे, 7 भी अब नहीं जा रहा है, अब 3 और लेने हैं। तो देखो C1 C2 नहीं जा रहा है, 7 नहीं जा रहा है, तो 3 का डिसीजन हो गया, बचे हुए 6 में से कोई भी 3 ले लो, 6 C3। आप इसको चाहो तो इसमें भी 2 केसेस बना के कर सकते थे कि 8 जा रहा है तो 5 C2, और जब 8 भी नहीं जा रहा तो 5 C3, तो 5 C2 प्लस 5 C3 मिल करके यही आ जाता आंसर। ये 2 केस में करके यही आंसर आता, तो हमने इसलिए एक ही केस में कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आया? 7 C1 है ना, ये आया, दिस प्लस दिस, कितना आया भाई? 7 प्लस 5 C2 is 10, 6 C3 20, 37 ways. Is that okay? इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से भी कर सकते थे। C1 C2 नहीं जा रहा है, अब बचे कितने? 7। 7 में से 3 सेलेक्ट करने के टोटल कितने वेज हैं? 7 C3 माइनस उसमें से वो वेज हटा दो जिसमें 7 और 8 दोनों जा रहे हैं,
तो 5C3 ना सॉरी 5C1, 7 और 8 दोनों जा रहे हैं, उनको हटा दो तो 5C1। 7C3 मतलब क्या होता है 7 × 6 × 5 35 -5 तो 30 आ जाएगा। तो ये दोनों केसेस का डायरेक्ट काउंटिंग ये 30 और ये 7, तो वहां से भी यही आंसर आएगा। तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं बट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक आपने जब ओपनिंग क्वेश्चन था जो वर्ड प्रॉब्लम का उसको किया था लास्ट क्लास में, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें से हर केस का आंसर हर एक बच्चा दे जाएगा। तो ठीक है, अभी कंफर्टेबल हो ना, आगे चलें? यस सर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ एक पार्ट में पहले डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन क्या है पढ़ लो। देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, no 3 of which are collinear, then find the number of straight line obtained by joining these points, number of line segments, number of vectors joining these point, number of triangles joining these point, और दूसरा है 10 points in a plane, no 3 being collinear except 4 which are lying in the same line, then find the following number of lines, number of triangles। अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें ऐसा नंबर ऑफ लाइंस जहां लिखा ना स्ट्रेट लाइंस, उसके साथ में लाइन सेगमेंट्स भी ले लो एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या वेक्टर भी काउंट करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी काउंट करना है और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी काउंट करना है। और यहां पर नंबर ऑफ लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड वेक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तीसरा पार्ट लिख दो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है जी, ये सारा आपको आंसर करके बताना है। आप एक बात समझो कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर, तो उनको ज्वाइन करके 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनता है और 2 पॉइंट से एक लाइन, उसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दो तो लाइन बन जाती है। अगर ये नॉन कोलिनियर है तो 2-2 के 3 पेयर बनेंगे और इसलिए 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे। 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे, क्लियर है? मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया कि परम्यूटेशन नहीं होगा पॉइंट्स का, A1 A2 A3, ठीक है? A1 A2 पेयर से एक लाइन सेगमेंट बनेगा, A2 A3 से एक और A3 A1 से एक। तो इस लाइन सेगमेंट मतलब ग्रुप सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है। और जब हम DLS डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलेंगे तो हर लाइन सेगमेंट से 2 डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेंगे, 2 वेक्टर्स, तो 6 हो जाएंगे। और लाइंस की बात करेंगे तो लाइंस ऐसा 3 रहेंगे। अब आते हैं एक और बात कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन का, कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो कोलिनियर होने पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A1 A2 एक लाइन सेगमेंट है, A2 A3 एक लाइन सेगमेंट है और A1 A3 भी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट डिफाइंड होता है। अगर वो उनमें से कुछ भी एक चेंज हो गया तो लाइन सेगमेंट चेंज होगा। तो लेंथ चेंज हो गई तो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये अलग लाइन सेगमेंट है, ये अलग है और ये अलग है। तो कोलिनियरिटी का, लेकिन नंबर ऑफ, यहां पर भी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, जैसे इस केस में क्या आया था, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या आया था 3, नंबर ऑफ लाइंस क्या आई थी वो भी 3, एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या आए थे 6। यहां पर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या आएगा
3 ही रहेगा। नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या आएंगे, वो भी 3 इंटू 2 6 रहेंगे, बट नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी, तो A1 A2 लाइन भी वही होगी, A2 A3 लाइन भी वही होगी, A1 A3 तो 1। तो कोलिनियरिटी अगर होने पर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट का नंबर नहीं चेंज होगा, वेक्टर्स का नंबर नहीं चेंज होगा, बट नंबर ऑफ लाइंस विल चेंज। तो हर 3 का जो ग्रुप है उससे जो 4 वेक्टर कैसे होंगे बताओ? अनम्यूट करो, बोलो 4 वेक्टर कैसे बोल रहे हो? So A1 to A2 1, then A2 to A1 second, और A2 to A3 1 और 2 ये हो गया, फिर ये और ये हो गया, और एक यहां से यहां तक ये वेक्टर और ये वेक्टर। तो सही भी होगा, हाँ ये काउंट नहीं कर रहा था। हाँ, तो ऐसे ही होगा ना, अंडर काउंटिंग हो गई, एक केस छोड़ दिया तुमने। और वैसे भी सोचो, इफ देयर आर 3 लाइन सेगमेंट, देन फॉर एवरी लाइन सेगमेंट देयर विल बी 2 वेक्टर्स, तो 6 वेक्टर होंगे, सीधी सी बात। यस सर। तो does collinearity affects the number of line segment? No. Does collinearity affects the number of vectors? No. Does collinearity affects the number of lines? Yes. Keeping this discussion in mind, please carry on the problem now. अब तो आप आंसर कर सकते हो। ए पार्ट का आंसर क्या हुआ बोलो? NC2, well done. NC2 is number of lines. It is also equal to number of line segments. It is also equal to number of, no, not vectors. That's it. And number of DLS क्या होगा? NP2 is number of DLS या vectors, directed line segment और vectors. ए पार्ट का आंसर हो गया जी। बी पार्ट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 3 पॉइंट्स के जितने ग्रुप बनेंगे, isn't it? एक ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 3, और तीनों में से एक भी पॉइंट चेंज हुआ तो ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, मतलब है NC3। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनेंगे? कितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे? NC4, ठीक है। अब ये सब वो कंडीशन में है जब आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट नो 3 ऑफ देम आर लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो पहले पार्ट ए पार्ट का और बी पार्ट का आंसर तो आ गया। अब आते हैं थोड़ा मोर कंस्ट्रक्टिव पार्ट, सी पार्ट की बात करने जा रहा हूं मैं। सी पार्ट, देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स? देयर आर कितने पॉइंट्स है भाई? 10। 10। और उस 10 में से क्या खास बात है? चार कोलिनियर हैं। टोटल 10 पॉइंट्स हैं जिसमें से 4 एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए बेस्ट तरीका होता है ऐसे एक सर्कुलर आर्क बना के उसके ऊपर रख दो। 6 पॉइंट तो ऐसे हैं जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं। ये मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, और 4 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, B1, B2, B3, B4। ये 4 पॉइंट को छोड़ दिया जाए, B1, B2, B3, B4, तो ये 4 पॉइंट को सेटिंग देम अपार्ट, no 3
no other three are collinear. A1 A2 B1 नॉन कोलिनियर, A1 A3 B1 नॉन कोलिनियर, A1 A2 B2 नॉन कोलिनियर। मतलब इन 4 पॉइंट्स के अलावा पूरे 10 में कोई ऐसा 3 का ग्रुप नहीं है जो एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए भाई, सारे पार्ट का आंसर करिए, ये सारे पार्ट का आंसर करिए, चारों पार्ट का क्या चेंजेस आएंगे चारों पार्ट के आंसर में। आप बताते जाएंगे, मैं लिखते जाऊंगा। इसको डी मान लो, डी पार्ट। हाँ जी बोलिए, कितने लाइंस बनेंगी? कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे ये बताओ। चलो, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स और नंबर ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। उसके बाद आएंगे नंबर ऑफ लाइंस पर। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने बनेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि कोलिनियरिटी से नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, 10C2। और नंबर ऑफ डीएलएस कितने होंगे? 2 टाइम्स 10C2। अब आ जाइए जी, लाइंस कितनी बनेंगे? हाउ मेनी लाइंस विल बी फाउंड? तो लाइंस की काउंटिंग हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से। तो पहले हम लोग डायरेक्ट से काउंटिंग करें कि पहले कॉम्प्लीमेंट्री से? यस आकांक्षा, एक्सप्लेन योर आंसर। सर मैंने केसेस से किया था कि अगर इफ B1 कंसीडर करें तो B1 अगर A1 A2 A3 A4 A5 A6 के साथ करेगा देन वो 6 लाइंस होंगी, एंड ऐसे ही B2 के साथ भी 6 हैं। ठीक है, आपने गुड गुड गुड। इन्होंने डायरेक्ट काउंटिंग करी, डायरेक्ट काउंटिंग करी। इन्होंने बोला कि देखो आप तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज से लाइन फॉर्म होगी। एक पॉसिबिलिटी है कि AI BI ऐसे वाली, एक ये 6 में से एक पॉइंट ले लो और ये 4 में से एक पॉइंट ले लो, है ना। जैसे इन्होंने बोला B1 के साथ में कितने बनेंगे, तो 6 बनेंगे, B2 से भी 6 बनेंगे, B3 से भी 6 बनेंगे, B4 से भी 6 बनेंगे, तो 6 4 जा 24। वो सारे कैसे वाले हैं? AI BI टाइप के। हाँ, आंसर उसका गड़बड़ है, बट सोचने का तरीका सही है। ठीक है, तो उसको अभी कंप्लीट करते हैं। और प्लस एक पॉसिबिलिटी ये है कि नंबर ऑफ लाइंस by taking 2 point out of 6 A1 A2 A3 etc. AI AJ ऐसे वाले कितनी लाइंस बनेंगी? और प्लस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द टाइप BI BJ। तो दो बी वाले सेट में से 2 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी? ए वाले सेट के 2 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी? और एक ए वाला और एक बी वाला चूज करके कितनी लाइन बनेगी? इफ यू गो, दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, एंड for this one you'll get 6 into 4, 6C1 into 4C1। 4 यहाँ 4 में से एक ले लो, यहाँ 6 में से एक ले लो, प्लस या ऐसे बोलो कि 1 से 6 तो 4 से 24, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते। AI AJ 6C2 है ना, A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5 A1 A6 A2 A3 A2 A4 A2 A5 A2 A6 A3 A4 A3 A5 A3 A6 A4 5 A4 6 A5 6, ये सारे छोड़ दिए थे आपने, है ना। यस हाँ, और BI BJ, तो कोई भी 2 B वाले सेट के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करो तो एक ही लाइन, सेम लाइन बनती है, इसका एक नहीं। योर नेट आंसर विल बी 24 प्लस 16। 62 कितना होता है? 15, 15 प्लस 1 16, तो 24 प्लस 15 प्लस 1 कितना हो गया जी? 40 लाइंस।
यस, सबरीना ने बिल्कुल सही बोला, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से जाओ तो नंबर ऑफ टोटल लाइंस माइनस, आप एक सेकेंड के लिए एज्यूम कर लो कि ये भी चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर कैटेगरी के हैं, तो टोटल लाइन कितनी बनती है 10। अगर ये चारों को भी नॉन कोलिनियर वाले सेट में डाल दो तो टोटल लाइन बनती है 10C2। उसमें 10C2 काउंट करते समय हमने ये चार को नॉन कोलिनियर एज्यूम करके इनके थ्रू भी लाइंस जो बन रही हैं उनको भी काउंट कर लिया 4C2, तो उसको हटा दो। ये चार के वजह से 4C2 लाइन हमने यहाँ एडिशनल काउंट करी, उसको हटाया, प्लस एक लाइन तो चार की वजह से बनी रही है तो एक ऐड कर दो, मतलब 4C2 -1 लाइन का लॉस हुआ है ना। 4C2 ये चार जो है जो कोलिनियर हो गए, इनकी वजह से 4C2 बनते, अगर वो कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइन का लॉस हो रहा है, 4C2 बनते बट एक बन रहा है, तो 4C2 माइनस हुआ, +1 एक प्लस हुआ, मतलब 4C2 -1 लाइन का लॉस हुआ, तो उसको माइनस कर दिया 10C2 में से। आंसर क्या आया, 10C2 मतलब कितना होता है 45 माइनस 4C2 is 6 minus 6 plus 1, तो 45 minus 5, तो आंसर आ गया 40। तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लीमेंट्री मेथड इज रिलेटिवली बेटर मेथड हियर, बट मैंने जैसा कि बताया कि कोई मेथड अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर मेथड अच्छा होता है। जैसे होता है ना हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ऐसे हर एक मेथड अच्छा मेथड होता है, बिकॉज ऑल मेथड्स आर योर फ्रेंड। कब कहाँ कौन काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सारी बातें समझ में आनी चाहिए। चलिए जी, जैसे मैंने दो मेथड से नंबर ऑफ लाइंस काउंट करी, वैसे ही आप दो मेथड से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करो और दो मेथड से नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स काउंट करके बताओ क्विक। अब और एक और बात समझो कि ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस हो रहा है, ये थॉट प्रोसेस डिस्कस हो रही है, मतलब इस पर बेस्ड सैकड़ों क्वेश्चन बनेंगे, तो आप पूरा डिटेल में इंगेज करो अपने आप को इसमें। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनेंगे, जल्दी आंसर करो। And let's get free from this solution। तो वर्किंग स्पेस आपको मिल गया, हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, डी का सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बोलेंगे भाई, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से जाएं तो क्या बोलेंगे, 10 में से कोई भी 3 पॉइंट को चूज करो तो एक ट्रायंगल बनना चाहिए, बट उसमें आपको एक अच्छी तरह से पता है कि जो पॉइंट कोलिनियर हो गए दे विल नॉट कंट्रीब्यूट इनटू इट, तो हमने 10C3 अगर काउंट किया तो हमने ओवर काउंट कर लिया, जो एक्स्ट्रा काउंट किया उसको हटा दो, 4C3। आंसर आ गया क्या, 10C3 मतलब कितना होता है 10 × 9 × 8, 120 होता है ना, 120। 10 × 9 × 8 डिवाइड बाई 6, 9 8 is 72 by 6 is 12 × 10, 120 माइनस 4C3 मतलब 4, तो कितना हो गया जी 116। इतने ट्रायंगल्स बनेंगे, ये तो मेथड 1 हो गया जी। कोई दूसरे मेथड से भी कर सकता है। If you observe the formation of triangle joining these points, so you will feel or you'll find that there are 3 kind of triangles getting formed. One is of this type, when you are selecting 3 point from A's, AI, AJ, AK, and one triangle will be formed like this when you are selecting 2 point from here and one from B,
तो ये वाले ट्रायंगल भी बन रहे हैं। और एक ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी और हो रहा है जो इनसे डिफरेंट टाइप का है, जैसे कि 2 पॉइंट यहां से ले लो बी दो में भी से, एक हो जाए। और 1 पॉइंट ले लो आप ए में से। ऐसे वाले ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं। तो ये 3 तरह के ट्रायंगल्स की बात हो रही है, या 3 तरह के ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। वो तीनों तरह के ट्रायंगल्स को आपने क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट करो फटाफट जल्दी से। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ टाइप AI AJ AK 63 plus number of triangle of type AI AJ BK 6C2 into 4C1 plus number of triangle of type BI BJ AK 4C2 into 6C1। और एक केस और बनता है कि जब आप तीनों पॉइंट यहां से ले लो तो वो तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होने नहीं देगा, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता है। तो दीज आर द ओनली केसेस। इफ यू ऐड 6C3 का मतलब क्या होता है, 654 बाई 6 तो 20, 462 15 4 जा 60, 4C2 6 into 6 36 and therefore it is 116। As I told you that irrespective of how you approach, आपका वही आंसर आएगा, और अगर आप करेक्टली फॉलो करेंगे तो ठीक है। तो आई होप डी पार्ट का सेकंड भी समझ में आ गया, थर्ड भी समझ में आ गया। हाँ या ना, जल्दी बोलो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है डी पार्ट में? नो नो सर। सर। तो ये क्वाड्रिलेटरल का काउंट बता दो बेटा जल्दी से, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बता दो। दोनों मेथड से करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, Mm-hmm. 10C4 minus 4C4. You haven't given a serious thought to the question. अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से कर रहे हो सबरीना, तो 10C4, सानिया, कैन यू टेल मी हाउ टू प्रोसीड? सबरीना ने बोला 10C4 minus 4C4. Would you like to make some correction? Am I audible, Sania? आकांक्षा, तुम बोलो। सर मैं डायरेक्ट काउंटिंग से कर रही हूँ। चलो डायरेक्ट से कर रहे हो, अच्छी बात है। तो सर सबरीना तूने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि गलत है। ठीक है, क्या गलती है? चलो सबरीना बताओ। सर मैंने वो वाले भी इंक्लूड कर लिए, जैसे तीनों इसी लाइन पे और एक कोई और है। यस यस,
तो आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से जाओगे तो टोटल में से वो सारे केसेस हटाने पड़ेंगे जो नहीं पॉसिबल हैं। तो उस केस में अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा। 10C3 10C4 माइनस, अगर ये चारों यहां से सेलेक्ट हो गए बी से, नंबर ऑफ BI B1 B2 B3 B4, एक ये केस जाएगा और दूसरा आएगा नंबर ऑफ, जब आप तीन यहां से BI BJ BK ले लो और AL ले लो, ये वाला केस भी जाएगा। यहां से दो और यहां से दो चलेगा, यहां से एक और यहां से तीन चलेगा। तो आप क्या करोगे, 10C4 माइनस 4C4 1 माइनस 4C3 इंटू 6C1। योर आंसर विल बी 10C4 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 4 फैक्टोरियल। तो 9 8 जा 72, 24, 3 आ गया, 210 हुआ ये, 210 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 6 24। तो नेट आंसर इज 210 माइनस 25, कितना हो गया जी, 185। यस सर। ये है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से। डायरेक्ट काउंटिंग से क्या आएगा, हाँ यही आ रहा है सर। वही आना ही चाहिए। तो अब मुझे डायरेक्ट काउंटिंग से आकांक्षा बताएंगी। हाँ बोलो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट काउंटिंग से जाना चाहो, कैलकुलेट करना चाहो तो। अब देखो डायरेक्ट काउंटिंग में क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी होगी कि आप ये चारों पॉइंट इधर से ले लो, चारों याद है। चारों ए आ जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, या 3A 3 और ए 1 बी आ सकता है। हाँ तो ऐसे काउंट करोगे, नंबर ऑफ AI AJ AK AL, ऐसे वाले केसेस प्लस नंबर ऑफ AI AJ AK BL। अब 2 ए 2 बी। हाँ AI AJ 2A ले लो एंड BK BL 2B ले लो, बस और कोई इतने ही पॉसिबिलिटी होंगे। हम्म ऐसे इतने ही है। तो ऑब्वियसली पहले केस में तो आपको क्लियर पता चल रहा है 6C4 आएगा, दूसरे केस में पता चला 6C3 इंटू 4C1 आएगा, तीसरे केस में 6C2 6C2 इंटू इंटू 4C2। 4C2। तो नेट वैल्यू 6C4 कितना होता है, 6C4 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, 15 होता है 15। 6C3 होता है 20, यस सर। 20 इंटू 4 होता है 80। 80। तो आंसर डिफरेंट आएगा। यही आ रहा सर। आ ही नहीं सकता डिफरेंट जी, 4C2 6 होता है और 6C2 15 होता है, 15 इंटू 90 हो जाएगा ना। 15 इंटू 6 90 हो गया। अब कैलकुलेट कर लो, सेम आंसर है। आकांक्षा जी आपका डिफरेंट कैसे आ रहा था, सर सर लिखा 90 था लेकिन ऐड करते हुए 20 कर दिया था। क्या बात है, सही है, बढ़िया है। ठंड का तो मौसम है, इसीलिए सही था। नहीं ठंड का मौसम है, थोड़ा बहुत तो नशा होना चाहिए सही बात। नहीं सर, 90 लिख करके 20 पढ़ लो, है 15 लिख करके उसको 19 पढ़ लो। बीच में ना 10 रुक गया था तो वो 9 ऊपर से 2 बन गया था। मैं तो अपने दिमाग पे कम और आंखों पे ज्यादा भरोसा है। कैलकुलेट कर रहे हो 90 और देख रहे हो उसको 20, सही है। चलो जी ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये सारे क्वेश्चन को काउंट करते समय मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि डायरेक्ट कैसे सोचते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से कैसे सोचते हैं। इस डायरेक्ट में आपने देखा इस तरह के, एक तो ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल्स बने, ऐसे वाले यस सर। और एक क्वाड्रिलेटरल बने जब यहां से आपने कोई 3 पॉइंट पिक कर लिए ऐसे और ऐसे, और एक पॉइंट इधर से पिक कर लिया, ऐसा वाला क्वाड्रिलेटरल बन गया। फिर एक बना जब यहां से आपने कोई 2 पकड़े
और यहां से कोई 2 पकड़ लिया ऐसे वाले। तो ये 3 तरह के ही क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो सकते हैं। जब आप यहां से 1 पकड़ोगे, यहां से 3, तो ट्राइंगल बन जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल होगा नहीं। रादर ऐसा बोलो कि वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, उसका एक एंगल रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो चलिए जी, एनफ। ये 2 क्वेश्चन मिला के 2 क्वेश्चन नहीं थे, ये दे वर द कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अगर किसी पॉलीगन में n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं या n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे? जल्दी बोलो। जैसे एक 8 साइडेड ऑक्टागन है, तो उसके कितने डायगोनल होंगे? या पेंटागन के कितने डायगोनल होंगे? 5 साइडेड पेंटागन, तो कितने डायगोनल होंगे? क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होते हैं? हाँ जी बोलो। अब ये भी बताना पड़ेगा। अरे क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होते हैं ये तो आप जानते ही हो यार। 2। वर्टिसेस कितनी होती हैं? 4। लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके कितने बनेंगे? नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने बनेंगे चारों पॉइंट से? 4c2 6। एंड नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? 2। ये एक, जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आपको डायरेक्टली आंसर ना मिले, तो यू विल ऑलवेज ब्रेक द बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। प्रोटोटाइप बना लेना चाहिए कि भाई जनरल एन साइडेड पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो चलो सबसे छोटे पॉलीगन से स्टार्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल से या क्वाड्रिलेटरल से, और उसके बारे में पहले सोचते हैं। ठीक है, ट्राइंगल भी ले लेते हैं। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं तो 3 ही साइड लाइन सेगमेंट बनेगी, और तीनों साइड है तो डायगोनल 0 हो गए। तो what we are actually observing that number of line segments is equal to number of sides plus number of diagonals, because what happens when you form a line segment, पॉलीगन से लाइन सेगमेंट अगर फॉर्म कर रहे हो, तो अगर आप एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको साइड बोलते हैं। और नॉन एडजेसेंट अगर कोई 2 वर्टिसेस को आप ज्वाइन करते हो, इफ यू हैपन टू ज्वाइन 2 नॉन एडजेसेंट लाइंस वर्टिसेस टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट, तो सच line segments are called diagonals. So there are only these 2 possibilities. Are you getting my point or not? So whenever we are constructing line segment, there are only 2 choices. There are only 2 possibilities. One, that the 2 points you are joining to form a line segment, to construct a line segment, are adjacent. Other, they are non-adjacent. If the vertices are adjacent, then the line segment formed is called side. And if they are non-adjacent, then the line segment formed is called diagonal of the polygon. And therefore you will see that total number of line segment will be equal to number of sides plus number of diagonals. And therefore number of diagonals will be equal to what? Is equal to number of line segments minus number of sides. So this is the basic idea. तो हमने बोला कि it is equal to number of line segments minus number of sides. Now number of line segment is nc2 minus number of sides is n, and nc2 minus n is the number of diagonals. Clear है जी? If you calculate it, it comes out to be n into n minus 1 by 2
minus n. So it is n by 2 कॉमन ले लो, इसको 2n by 2 कर दो, n by 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा n minus 1 minus n, n minus 1 minus 2, n minus 3 हो जाएगा, n into n minus 3 by 2. मेथड 2, दूसरा मेथड क्या है काउंट करने का वो भी देखो. In order to construct a diagonal, what we are supposed to do, choose one number of ways of choosing first point, one end of the diagonal, into number of ways of choosing other end of diagonal. तो फर्स्ट एंड ऑफ द डायगोनल के लिए NC1, n में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो. मान लो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, मैंने बोला ये डायगोनल का पहला एंड है. अब डायगोनल फॉर्म करने के लिए अगर आपने इसको पहला एंड बना दिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ दिस इज द फर्स्ट एंड ऑफ द डायगोनल, देन यू हैव टू रिजेक्ट द एडजेसेंट टू वर्टिसेस. पहले पॉइंट 1 को आपने फर्स्ट एंड बनाया तो 2 और n को रिजेक्ट करना पड़ेगा. बचे हुए n-3 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, n-3 C1. तो योर आंसर इज n into n-3. बट यू नो, जब आपने 1 को सेलेक्ट किया, 2 और n को रिजेक्ट किया और बचे में से कोई एक सेलेक्ट किया, मान लो 3 सेलेक्ट हुआ, तो उल्टा चलो. जब आपने 3 को पहला एंड बनाया और 2 और 4 को रिजेक्ट किया और बचे हुए में से एक सेलेक्ट किया, तो 1 भी सेलेक्ट हो सकता है. तो ये वाला जो 3-1 और 1-3 ये दोनों सेम होंगे और हमारे इसमें ये दोनों काउंट हो गए. मतलब हर एक डायगोनल 2 बार काउंट हो रहा है. तो 1/2. तो नंबर ऑफ डायगोनल तुम्हारा हो जाएगा half the number of way of choosing one end into number of way of choosing other end. So it is equal to n into n-3/2. ये आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया. इज दैट क्लियर? दोनों आर्ग्यूमेंट समझ में आ गए कि नहीं? यस सर. एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से किया और एक डायरेक्ट काउंटिंग से किया. अगले क्वेश्चन पे चलें. अब देखो मैं हर क्वेश्चन में 2 मेथड बता रहा हूं आपको. हाँ, 2 मेथड बता रहा हूँ. एक फी से डबल बेनिफिट दे रहा हूं तुम लोग को. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, राइट? आ जाओ जी, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं. अब ये आंसर, ये टेस्ट हो रहा है आपका. मान लो बोल रहे हैं कंसिडर 6 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड इट्स सेंटर. ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है, उसकी 6 वर्टिसेस हैं, वो उसको लेना है और उसका एक सेंटर है वो भी लेना. फाइंड हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 7 पॉइंट्स एंड फाइंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 7 पॉइंट्स. फटाफट आंसर करिए. ये मान लो एक रेगुलर हेक्सागन है. ठीक है, सेंटर मतलब ये रेगुलर हेक्सागन मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और जिस सर्कल में ये इंस्क्राइब्ड होगा उस सर्कल का सेंटर इसका सेंटर होगा. आई मीन टू से दैट इफ यू ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस this way, that way and this way, so these will intersect at a point that is called center.
अब ये सेंटर से सारे पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी, ये सभी ट्रायंगल इक्विलेटरल होंगे, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। एंड लेट मी टेक इट A1, A2, A3, A4, 5, 6 एंड A7। ये 7 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अब आप बताओ ए पार्ट और बी पार्ट का आंसर करो, क्विक, जल्दी से आंसर करेंगे ना, क्विकली आंसर करिए इन दोनों पार्ट्स का। तीन मिनट टाइम है, सारा कुछ मैंने आपके सामने रख दिया, तो अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्विक। 6B का 12, मानस ने बोला 12, ओके, सबरीना से 21। ए का आंसर पहले दो ना। अच्छा, कई सारे आंसर आ रहे हैं, 15, 21, 12, ओके। ए का 21, ओके। बोल रहे हैं 6 वर्टिसेस हैं। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है कि अगर मैं ये पॉइंट को हटा दूं तो भी लाइंस तो वही बनेगी। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल नॉट चेंज if you remove the center. Are you getting my point or not? क्योंकि सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक्चुअली किसी न किसी दो वर्टिसेस से पास करने वाली लाइन है, तो सेंटर इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द नंबर ऑफ लाइंस एज सच। तो सेंटर को डिसरिगार्ड करके नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर नंबर ऑफ लाइंस? इट इज 6C2 and therefore it is equal to 15 lines. मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। छह वर्टिसेस हैं और एक सेंटर है, उसको 7 को लेकर के आप लाइंस काउंट कर रहे थे, तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि 7C2 7 में से कोई भी दो को ज्वाइन करके लाइन बना लो तो 7C2 बनती। बट ये 3 कोलिनियर हैं, ये 3 कोलिनियर हैं और ये 3 कोलिनियर है, तो -3 टाइम्स ये कोई भी 3 कोलिनियर लाइन पॉइंट का एक सेट है, इससे कितनी लाइन हमने काउंट कर ली? ये 3 की वजह से हमने 3C2 लाइंस काउंट करी, बट बन कितनी रही है? इन 3 की वजह से एक बन रही है, तो 3C2 -1 लाइंस हमने एक्स्ट्रा काउंट कर ली। अब ये काउंट करो, 7C2 मतलब कितना होता है बेटा? 21 -3 टाइम्स 2 आ गया 21 - 6 दैट इज इक्वल टू 15। तो यहां से भी वही आंसर आएगा। तो चाहे आप ऐसे आंसर करो या ऐसे आंसर करो, मेथड 2 भी सही है, मेथड 1 भी सही है। मेथड 1 में मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई ऐसा है कि सेंटर का कोई रोल नहीं है नंबर ऑफ लाइंस में, आप सेंटर को इंक्लूड करो या ना करो, सेंटर से पास होने वाली जितनी भी लाइन है, मतलब सेंटर को किसी भी वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो किसी न किसी दो वर्टिसेस से बनने वाली लाइन के साथ ही कोइंसाइड हो जाएगी, तो सेंटर की वजह से कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनेगी, तो सेंटर को डिसरिगार्ड कर दो, बचे 6 में से कोई भी दो ले लो। आई होप इट इज ओके। ए पार्ट का यस सर। बी पार्ट का आंसर में क्या बोला? नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म विद द 7 पॉइंट्स। ट्रायंगल कितने बनेंगे भाई? तो 7 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो, 7C3 माइनस 3 into 3C3, -35 - 3, 32 triangles. Is that okay?
Yes, sir. कंफर्म कर दो भाई, सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सर हम्म। सर इसे अंदर ऐसे नहीं कर सकते, मतलब A7 जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे फिक्स करके, मतलब जो दो स्पेसेस बच गए, ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनेगा तो उनके लिए 6C2 बेस हो जाएंगी, मतलब ठीक उन है, दो पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सेंटर और इज नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ द टाइप A7। ए, इसको ए के बजाय ना इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम सी कर देते हैं, सी। तो आप ऐसे लिखो, आप कुछ ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, CAI AJ प्लस नंबर ऑफ ट्रायंगल AIAJ AK, ऐसे बनेगा ना ट्रायंगल। ये वाला केस रहेगा जैसे हाँ, ये देख तो के ऐसे ये ऐसे वाला रहेगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही, इसीलिए तो गड़बड़ हुआ ना। 6C2 प्लस ये वाले कितने हो जाएंगे, 6C3। 6C2 कितना होगा, 15 6C2 मतलब कितना हुआ, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 15, और 6C3 मतलब कितना हो गया 20, तो ये आ गया 35। इसमें अब क्या हुआ, ज्यादा काउंट हो गए। वो 3 माइनस हो जाएंगे अब, A1 C A4 ये वाले, वो 3 हाँ पॉइंट्स वाले माइनस हो हाँ, जाएंगे। वो 3 पॉइंट जो हैं, जब आपने दो सी के साथ में ये दोनों ले लिए या ये दो, तो ये 3 माइनस हो जाएंगे, यस आंसर 32 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं? यस Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बार बताओ, ये चैप्टर आसान लग रहा है कि टफ? सर आसान है वैसे तो, बट ट्रिकी है। आसान है, Tricky। ध्यान से करने वाला है। ध्यान से करने वाला है, और आसान इसलिए क्योंकि इसमें कोई हाई फाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ट्रिकी तो डेफिनेटली है, क्योंकि मतलब रियल दिमाग का टेस्ट हो रहा है इसमें। आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट तो बचे हुए हैं, मतलब एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, केस एनालिसिस करनी, एनसीआर एनपीआर का फार्मूला, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें। लेकिन इसमें जहां पर कॉन्सेप्ट कम होते हैं, वहां पर आपका अपना इनपुट और आपका अलर्टनेस, आपका IQ, आपका ये जो कंपैशन है ना, बेसिकली आपको कितने आप कलेक्टेड हो, कितने फोकस्ड हो, आपका फोकस, ये सब चीज का टेस्ट होता है कि आप केस एनालिसिस अच्छे से बना रहे हैं कि नहीं, रेपिटेशन अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं, अंडर काउंटिंग मतलब कोई केस छूट तो नहीं जा रहा है। तो ये ओवरऑल आपका एक स्किल टेस्ट है। तो और मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी देखो, इसके वजह से बाइनोमियल में भी हेल्प मिलेगी, इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी भी हेल्प मिलेगा। तो 3 टॉपिक तो प्योरली इस पे डिपेंडेंट है। और मैंने आपको बताया, दिस सिंगल टॉपिक, इफ यू कमांड दिस, देन ऑटोमेटिकली तुम्हारे 3 टॉपिक तो परफेक्टली कमांड हो जाएंगे। और वो 3 टॉपिक कमांड होने का मतलब होता है कि आपको कम से कम 12 मार्क्स जेई मेन में मिलेंगे, और उतने ही मिनिमम उतने ही मार्क्स 12 to 15 मार्क्स जे एडवांस में मिलेंगे। 15 मार्क्स जे एडवांस में और 12 से 15 मार्क्स जे मेन में मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक। तो आप समझ सकते हो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स में कोई टॉपिक नहीं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो एक टॉपिक 15 मार्क्स को इन्फ्लुएंस करता हो। तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कोइंसिडेंटली ऐसा भी हो सकता है कि वो 12-15 मार्क्स तो डेड रहे, वो आएंगे डेडली, उसमें कोई डाउट ही नहीं, 12 नंबर का तो कोई डाउट ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। बट इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करके फंक्शन का कोई प्रॉब्लम भी उसी पेपर में पड़ी हो, या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की काउंटिंग की प्रॉब्लम भी पड़ी हो, तो ये उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस भी कर सकता है आपका स्कोर को। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बोल रहे हैं, गिवन 6 पैरेलल लाइंस which are cut by another set of 5 parallel lines। 6 लाइंस पैरेलल हैं और 6 लाइंस पैरेलल हैं, वो अलग सेट की पैरेलल, 6 लाइन एक सेट की पैरेलल टू ईच अदर है, और 6 लाइन दूसरे सेट की पैरेलल लाइंस हैं, जो इस पैरेलल लाइन के सेट को इंटरसेक्ट कर रही है। तो बोल रहे हैं कि 6 नहीं 5 है, 5।
तो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स विल बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें कितने पैरेललोग्राम आप देख पा रहे हैं? फटाफट आप बताएंगे कि कितने पैरेललोग्राम विजिबल हैं। ये मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5 एक सेट की पैरेलल लाइंस है, एंड B1, B2, B3, B4, B5, B6, B4, B5 एंड B6 ये अनदर सेट की पैरेलल लाइंस है ना। आपको बताना है कि टोटल कितने पैरेललोग्राम हैं ऑन दिस फिगर which has been drawn on the screen। जैसे आप देखो तो एक पैरेललोग्राम तो आपको ये दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम ये भी दिख रहा है। आप देख रहे होंगे तो एक पैरेललोग्राम आपको ये भी दिख रहा होगा। पैरेललोग्राम तो आपको ऐसा भी दिख रहा होगा। है ना। तो देयर आर मेनी। शुरू में तो आपको ये छोटे छोटे एक एक दिखेंगे ऐसे वाले, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अब फिर मतलब कि 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, 2 by 3, 3 by 3 ऐसे करके बहुत सारे साइज के पैरेललोग्राम आपको दिखेंगे। तो टोटल इन सारे पैरेललोग्राम का सम क्या है, काउंट क्या है? हाउ डू यू वर्क इट आउट? So if you start counting size by size, then it is going to be trivially tough. For instance, अगर ऐसे वाले कितने बनेंगे, ऐसा वाला कितने बनेगा, तो आपने एक लिया फिर इसको काउंट किया, इसी को खिसकाते गए, 1 2 3 4 इधर बन गए, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 इधर बन गए, तो 4 into 5 20 बन गए। बट फिर अब 2 by 1 वाले लेकर के करेंगे तो ऐसे एग्जॉस्टिव काउंटिंग इज गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो आप दूसरा तरीका ये होता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेललोग्राम। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम you need to have two lines of one parallel set and two lines of another parallel set. So it is equal to number of ways of choosing AI, AJ from these A's and BK, BL from the another set of parallel lines. So 6 में से 2 सेलेक्ट करना है और 5 में से 2 सेलेक्ट करना है। 5C2 into 6C2. As many ways you can do it. 5C2 is 10, 6C2 is 15. तो टोटल कितने पैरेललोग्राम है? 150 पैरेललोग्राम है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो। अच्छा, अगर समझ में आ गया तो अब आप मुझे चलते चलते से वर्बली आंसर बता दो। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑन एन ऑर्डिनरी चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने रेक्टेंगल होते हैं? एक जो चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल कितने रेक्टेंगल्स होंगे? चेस तो आप खेलते ही होंगे, तो चेस बोर्ड का स्ट्रक्चर तो पता ही है। बोलो। चेस बोर्ड में कितनी लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल और कितनी लाइंस होती है वर्टिकल? एक ऑर्डिनरी चेस बोर्ड में हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल एंड हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आर देयर? नो आइडिया। 8 and 8। इसका मतलब तुम चेस नहीं खेलते हो। एट तो कॉलम होते हैं बेटा, 8 कॉलम और 8 रोज होती हैं, समझ रहे हो ना?
8 कॉलम्स होते हैं और 8 रोज होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर 8 कॉलम है, 4 कॉलम अगर बनाते हो तो 5 लाइन चाहिए। अगर 8 कॉलम बनाने हैं तो 9 लाइंस चाहिए होंगे, 9। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक यार। तो देयर आर 9 वर्टिकल लाइंस एंड 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो आगे से याद रखना इस बात को। देयर आर 9 हॉरिजॉन्टल एंड 9 वर्टिकल लाइंस। तो आंसर अब कर दो। अब आप तो आंसर कर सकते हो साहब। तो 9c2 into 9c2, 9c2 into 9c2. This is the number of हाँ, मैं समझ गया था तुम कॉलम एंड रो बता रहे थे, लेकिन मैं पूछ कुछ और रहा था। मैं पूछ रहा था कितनी वर्टिकल लाइंस होंगी और कितनी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, और तुम रोज बता रहे थे। दोनों में फर्क है ना? तो 9c2 9c2 इज द आंसर, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ लाइन से गवर्न हो रहा है ना। तो 9c2 into 9c2, जैसे यहाँ था 5c2 into 6c2। ठीक है, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आज ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करी। कल की क्लास में थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में आपको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में फिर से रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास के बाद में आप स्कूल लेवल पे सारे कॉन्सेप्ट को हैंडल कर सकेंगे, किसी भी डिफिकल्टी लेवल का क्यों ना हो। चलो जी, तो आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। टेक केयर, बाय। गुड इवनिंग सर। बाय सर, थैंक यू। गुड इवनिंग बेटा, बाय। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डिफरेंस होता है व्हेन यू टेक डाउट टू योर टीचर देन टू टेक डाउट फ्रॉम योर friends or any other ready-made platforms available like Google, .NET, तो etc. वो ना उस टाइम पे क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि वहां पे बहुत ट्राई करा, हुआ नहीं। घर आके दोबारा ट्राई करा, फिर नहीं हुआ। फिर मुझे तक गूगल पे एक बार चेक करूं तब भी। तो वही मैंने बोला ना कि देखो, तुमने ट्राई किया, तुमने दो तरीके से ट्राई किया होगा, तो जब अगली बार तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप फिर उसी तरह से ट्राई करोगे, क्योंकि तुम्हारा सोचने का तरीका वही है। जो जैसे कोई बच्चा डाउटनेट पे जाए, क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया, वोल्फ्राम अल्फा पे भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म है जहां से क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वो सोल्यूशन जो होगा वो तुम्हारा सोल्यूशन नहीं है, वो किसी और के दिमाग का थॉट प्रोसेस है। तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो तुम्हें याद रह जाएगा, अदरवाइज तुम्हें याद नहीं रहेगा। जब 1 महीने 2 महीने बाद उस तरह की प्रॉब्लम आप दोबारा करोगे तो आपका दिमाग वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे एक्चुअली किया था, जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं हुआ था, क्योंकि तुम्हारे उस थॉट प्रोसेस में करेक्शन नहीं हुआ है। तो वो पहले करेक्ट होना चाहिए। मतलब जैसे तुम सोच रहे हो वो तरीका सही है सोचने का या गलत, ये तुम्हें जब तक नहीं पता चलेगा। जैसे अगर मैं तुम्हारा प्रोसेस को सुनूं, फिर मैं बोलूं देखो तुम्हारा ये प्रोसेस गलत है, इसमें ये गलती है, तो तुम्हारा दिमाग उसको रिजेक्ट कर देगा। यस सर। और अगर वो सही है तो मैं बोलूंगा देखो तुम्हारा ये सोचने का तरीका सही है, इसमें यहां तक तुमने सही किया था, इसके बाद देखो ये गलती करी और ये देखो निकल गया आंसर। तो तुम्हारा प्रोसेस फिर से रेक्टिफाई हो गया, तुम्हें लगा हाँ हम सोच रहे हैं सही है, मतलब तुम्हारे को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो वो तो तुम्हारा अपना मेथड है, तो वो याद रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं एडिशनल कोई और मेथड बताऊंगा, कोई बेटर बताऊंगा, वो भी याद रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मेथड में रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, गलत या सही करके वो कैटेगराइज नहीं हुआ, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज बनी रहेगी, वो कमी दूर नहीं होगी। इसलिए आगे से ध्यान रखो, हमेशा हर एक को मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ना हो तो आप पहले मेरे से ही पूछने की कोशिश करो। और पूछते समय ये जरूर बताओ कि हम ऐसे ट्राई कर रहे थे सर, इसमें क्या इश्यू है या क्या गलती है, ऐसा मतलब कि क्या ऐसे आ जाएगा, और नहीं आएगा तो इसमें इश्यू क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो जानने की कोशिश करो। मतलब किसी से भी पूछो, अगर मेरे से पूछो या किसी और से पूछो तो ये जरूर पूछो। यस सर, फिर थर्सडे को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। गुड इवनिंग सर। ओके, बाय।